Okay, beta. So, chaliye, let us get started today's lecture. So, today we are going to complete the non-probability sampling. Plus, I have a little bit assessment for probability and non-probability sampling, and I hope कि आप वो अच्छे से कर पाएंगे. बिल्कुल simple to the point है. तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए अच्छी तरह से इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे आप. हाँ, ठीक है. तो चले, लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. सो क्या है हमारा टॉपिक? इससे पहले हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. रिसर्चर जब सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है वो ज्यादातर सैंपलिंग टेक्निक कहां से इस्तेमाल करता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. क्यों? क्योंकि एरर का चांस कम होता है, 1% एरर रेट. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. तो यहां पे हम सैंपल साइज लार्ज लेते हैं, ठीक है ना बेटा? सैंपल साइज लार्ज लेते हैं. और बेटा आप एक काम करेंगे, जो सैंपल साइज है मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैंपल एरर, है ना बेटा? जितना ज्यादा हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे उतना जो एरर है ना वो डिक्रीज हो जाएगा. समझ आ गया? ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट हुआ है, बार बार कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है. इफ यू आर मेजरिंग द सैंपल, इट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक. So it is related with the sample measurement. And my dear, if it is population, then it is called parameter. It is called parameter. पैरामीट्रिक बोलो, पैरामीटर, पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक, सैंपल. ये एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, ठीक है? अनदर पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, जब हमारी रिसर्च क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होगी तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एंड इट इज मोर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब है इट इज अनबायस्ड, राइट? तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कल लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बताए, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अब अपोजिट डायरेक्शन में यानी नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बताना है. नॉन प्रोबेबिलिटी यानी ये यही से बोल रहा है विदाउट रैंडमाइजेशन. प्रोबेबिलिटी जो है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ चांस, राइट? लेकिन यहां पे रैंडमाइजेशन नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रैंडमाइजेशन. नॉन रैंडमाइजेशन इसको कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नॉन रैंडमाइजेशन. एंड माय डियर, इसका जो दूसरा नाम जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन और चॉइस ऑफ द रिसर्चर, है ना? तो जब आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट होता है, तब जाके हम नॉन प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करते हैं. और ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्चर. रिसर्चर के चॉइस पे बेस है, रिसर्च के जजमेंट पे बेस्ड है, रिसर्चर के एबिलिटी पे बेस है, रिसर्चर के डिस्क्रिशन पे बेस्ड है. दैट इज व्हाई इसमें एरर रेट ज्यादा होगा. समझ आ गया? सब्जेक्टिव मीन्स इट इज बायस्ड, ऑब्जेक्टिव मीन्स इट इज अनबायस्ड. ये दिमाग में उतारना है आपको. और एक बात, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च में. लेकिन व्हेन वी से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इट इज क्वालिटेटिव. ये ऊपर पॉइंट्स जो है, यही पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट से बेटा आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है बेटा? यस. और यहां पे सैंपल साइज जो है वो हम सुमाल लेते हैं, ये आप याद रखेंगे. ओके, यस. नाउ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो हो गया. अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसके मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए थे. और सबसे पहला टाइप जो मैंने आपको बताया था, इट इज पर्पसिव सैंपलिंग. बिल्कुल सिंपल, पर्पसिव सैंपलिंग. पर्पसिव वर्ड से ही आपको पता चलता है, जब रिसर्चर होता है ना, इसका कोई पर्पस है. इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट. इजंट इट माय डियर? जब रिसर्चर अपने जजमेंट के बेस पे अपने सब्जेक्टिव सैंपल सिलेक्ट करता है, तो तब हम जाके इसको पर्पसिव सैंपलिंग कहते हैं. से फॉर एग्जांपल, रिसर्चर वांट्स टू स्टडी ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट्स, यानी रिसर्चर का खुद का जजमेंट दे रहा है या खुद की डिस्क्रिशन दे रहा है कि मुझे
ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट्स को पे स्टडी करना है। यानी वहां से ही आपको पता, जब भी आप फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फलानी स्टेट को स्टडी करता है, 8th स्टैंडर्ड, यानी आपको यहां से क्लू मिल रहा है कि रिसर्चर खुद ही बोल रहा है, खुद ही डिसाइड कर रहा है मुझे कौन सी पॉपुलेशन को स्टडी करना है। तो इसका मतलब है इट इज पर्पसिव सैंपलिंग एंड इट इज बेस्ड अपॉन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, judgment of the researcher, and it is based on the subjective interpretation of the researcher. I hope बेटा आपको ये समझ आ गया। you please remember, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपको पर्पसिव सैंपलिंग वाला समझ आ गया। नंबर नेक्स्ट इज, देखो और एक इसमें है नंबर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज QUOTA, कोटा सैंपलिंग। कोटा का मतलब क्या है? कोटा का मतलब है कैटेगरी, है ना बेटा, कैटेगरी या ग्रुप। अब देखो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इसका दूसरा नाम है डायमेंशनल सैंपलिंग। डायमेंशनल सैंपलिंग बोलते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोटा सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या है, इट इज डायमेंशनल सैंपलिंग, ये याद रखेंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मैंने आपको स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग पढ़ाया और मल्टी स्टेज सैंपलिंग पढ़ाया, याद आया? तो मैंने कहा जब हम पॉपुलेशन, टारगेटेड पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, अगर हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस है, वेरी नाइस, हिट्रोजीनियस है, लेकिन मेल फीमेल रूरल अर्बन है, इट इज हिट्रोजीनियस, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, हम हेटेरोजेनस पॉपुलेशन को पहले डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास। ठीक है ना बेटा, डिफरेंट स्ट्रेटास। क्यों हम इनको डिफरेंट स्ट्रेटास? क्योंकि मोर द होमोजेनिटी मोर इज द प्रोबेबिलिटी, इजंट इट? अगर हेटेरोजेनस होगी तो प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, एरर रेट ज्यादा आएगा, है ना। तो इसलिए इसको हटाने के लिए हम सैंपल साइज एम्पल होमोजीनियस सैंपल साइज बनाते हैं। तो यहां पे अब होमोजीनियस बन गया, यहां पे भी और यहां पे। अब हर एक स्टेज में हम रैंडमाइजेशन करते हैं, रैंडमली इसमें सिलेक्ट, रैंडमली इसमें सिलेक्ट और रैंडमली इसमें सिलेक्ट। ये हो गया स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। बात को समझो। अब यही और एक पॉइंट मैंने आपको बताया, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। हम क्लस्टर बनाते हैं मल्टी स्टेज, इंस्टीट्यूशन 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पे भी हम हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं और यहां पे भी। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने मल्टी स्टेज में आपको कहा था नॉट इंडिविजुअल बट वी टेक एट एज ग्रुप। यहां पे हम खाली स्टेजेस को बनाते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेज में आपको होमोजेनिटी मिले। यहां पे हिट्रोजीनियस हिट्रोजीनियस हिट्रोजीनियस। अब मल्टी स्टेज कैसे डिफरेंट है स्ट्रैटिफाइड से? सर स्ट्रैटिफाइड में हम लेयर्स बनाते हैं, लेकिन हर एक लेयर होमोजीनियस होता है। फिर हम होमोजीनियस हर एक ग्रुप में रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। दिस इज हियर इट इज स्ट्रैटिफाइड। वाई मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड? हम क्लस्टर्स को बहुत सारे सब क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन हर एक क्लस्टर में जरूरी नहीं कि वहां पे होमोजेनिटी मेंटेन हो, यहां पे हिट्रोजीनियसिटी होती है। तो हम हर एक इंस्टीट्यूशन में फिर सैंपल सिलेक्ट करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। आप बता रहे हो सर आप तो कोटा सैंपल पढ़ाने जा रहे थे, आप स्ट्रैटिफाइड को क्यों आ गए? एक बार क्वेश्चन आ चुका था कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में एक पार्ट है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में एक पार्ट है, बट वो बिल्कुल सिमिलर है, एक एंगल से वो सिमिलर है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब हम कोटा सैंपलिंग की बात करते हैं ना, कोटा सैंपलिंग में भी हम हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन, हिट्रोजेनिटी पे बेस्ड है, यानी हिट्रोजीनियस है। देखो समझने की कोशिश करो, फिर ये क्वेश्चन आता है बेटा। यहां पे हम बात कर रहे हैं QUOTA कोटा सैंपलिंग पे। कोटा सैंपलिंग बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की तरह काम करता है। यहां पे पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस है, वेरी नाइस, हिट्रोजीनियस। अब इसको हम पहले होमोजीनियस बनाएंगे।
होमोजीनियस होमोजीनियस होमोजीनियस। अब इस एंगल से ये क्या बना सर, ये तो स्ट्रैटिफाइड सैंपल आप बता रहे हो। लेकिन वेट करो बेटा, जब सैंपल चूज करने की बारी आती है, जो रिसर्चर होता है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं करता है। नो, वो अपने जजमेंट के बेस पे, अपने डिस्क्रिप्शन के बेस पे केसेस को सिलेक्ट करता है। एंड दिस इज हाउ कोटा सैंपलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हिटेरोजेनिटी टू होमोजेनिटी, वेरी नाइस सर। कोटा सैंपलिंग में भी हिटेरोजेनिटी टू होमोजेनिटी, लेकिन सर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में फिर हर एक लेयर में रैंडमली चूज किया जाता है। लेकिन कोटा सैंपलिंग में जो रिसर्चर होता है वो अपनी चॉइस पे, अपने बेस पे, अपनी सब्जेक्टिविटी पे, अपने जजमेंट पे, अपने डिस्क्रिप्शन पे अपना जो सैंपल है वो सिलेक्ट करता है। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कोटा सैंपलिंग। ठीक, अनदर टाइप, ये बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अनदर इज, यस वी हैव स्नोबॉल सैंपलिंग। वेरी नाइस, स्नोबॉल सैंपलिंग। सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, अगर आपका डेटा हार्ड टू कलेक्ट होगा, हार्ड टू कलेक्ट यानी आपको फर्स्ट हैंड सैंपल नहीं मिल रहा है। अब आप, यू माइट हैव हर्ड, यू माइट हैव सीन, नॉट हर्ड, सपोज ये एक हिल है, अगर इस पे बर्फ पे कोई चीज, बारीकी चीज गिर जाएगी, फिर वो रोल डाउन हो जाता है, ऐसे ऐसे ये बड़ा बन जाता है। अब ये जो है ये इसके साथ मिक्स होता है, ये अपनी इंफॉर्म इसके साथ ये एक चेन बन जाता है, बन जाता है ना चेन। अब ये बंदा इस बंदे को पूछ रहा है कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन दो। अब ये बंदा इसको बोलेगा, ये बंदा इसको बोलेगा, ये बंदा, तो ये एक चेन ऑफ रेफरल्स बनता है, चेन ऑफ रेफरल्स बनता है। अगर इस तरह की आप सैंपलिंग करते हो तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्नोबॉल सैंपलिंग। एंड स्नोबॉल सैंपलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज रेफरल और चेन सैंपलिंग। यस, रेफरल और चेन सैंपलिंग। दिमाग में क्या रखना है, if the data is, for example researcher wants to study the torrent children या ड्रग एडिक्शन पे वो काम करता है, वो किसी ड्रग एडिक्ट को बोलेगा मुझे इंफॉर्मेशन दो। अब वो ड्रग एडिक्टिव वाला जो बंदा है ना, इसके अपने कनेक्शंस होते हैं, उसको नॉर्मल बच्चों के साथ थोड़ी ना कनेक्शंस होंगे, उसका अपना बहुत बड़ा रेफरल, तो वो दूसरे बंदे को कॉल करेगा, वो दूसरे, इनको एक नेटवर्क होता है। समझ आ गया? तो ऐसा करते करते अगर आप सैंपल चूज करते हो तो यू आर मेकिंग यूज ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग। आई होप बेटा आपको ये स्नोबॉल सैंपलिंग अच्छी तरह से समझ आ गया। ठीक है, तो दिस वाज स्नोबॉल सैंपलिंग। अनदर लास्ट वन जो है, वेट, लास्ट वन जो है कॉन्वीनियंट। एग्जैक्टली, देखो ये वर्ड से ही आपको पता चलेगा कॉन्वीनियंट सैंपलिंग किसको कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो है ये कहता है कि मैं वो सैंपल चूज करूं जिसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिले, और मैं उन लोगों को सिलेक्ट करूं जो मेरी प्रॉक्सिमिटी में होंगे, जो मेरी प्रोपेंक्यूटी के अंदर आ जाएंगे। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है द सैंपल दैट इज वेरी नियर एंड वेरी सिंपल टू सिलेक्ट। तो जो भी इसके आमने सामने सैंपल होगा, इजी रीच पे, यानी कन्वेंशनल, कॉन्वीनियंस, सॉरी नॉट कन्वेंशनल, कॉन्वीनियंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्वीनियंस का मतलब है नियरनेस, यानी प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, इजी। ठीक है बेटा, तो अगर ये ऐसे सैंपल चूज करता है, ये अपने बेस पे सैंपल चूज करता है, ये पहले कहता है कि मैं वो से, मैं जिसमें मैं आएगा दैट इज सब्जेक्टिव, है ना बेटा। तो ये अपनी डिस्क्रिप्शन पे सैंपल चूज करता है जो इसके सामने होगा, जिस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बचत ही बचत होगी।
तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कन्वीनियंस सैंपलिंग. सो इट इज आल्सो कॉल्ड अवेलेबिलिटी सैंपलिंग. अवेलेबिलिटी सैंपलिंग. बेटा नोट्स जब आप देखोगे जो मैं आज इंशाल्लाह सेंड करूंगा, वहां पे आप अच्छी तरह देख लो, अच्छे से डिटेल्ड वे में आप इनको स्टडी करो, आपको समझ आएगा. तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. तो अगर जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा और एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे आपको दे दी है, नोट्स पे जब आप डिटेल में पढ़ोगे 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा. सो माय डियर, सो लेट अस स्टार्ट अ सिंपल असेसमेंट ऑफ 5-6 क्वेश्चंस. I think 7 or 10 questions are there. I don't know exact number. So let us see कि आप कैसे करते हो. बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी गड़बड़ आप नहीं करेंगे. तो चलिए बेटा, मैं चैट बॉक्स को ओपन कर लेता हूं, तो आप मुझे एक एक करके आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है. चलिए तो ओके, यहां पे यस. तो ये वाला जो पॉइंट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसके टाइप्स जो है पर्पसिव सैंपलिंग, यू विल गो थ्रू दिस एंड यू कैन सी द एग्जांपल्स and you will not find any difficulty. So, referral chain snowball sampling, right? Another is convenience sampling. So yes, now the first question on your screen is, please read the question carefully and answer me. Yes my dear, yes my dear, read the question. Read the question carefully. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो बेटा, सैंपलिंग दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज. बताइए इसका आंसर. यस, अभी अभी हमने आपको बताया सैंपलिंग दैट हैज बीन. देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है. रियाज अहमद एस बोल रहा है, एस का मतलब या राइट राइट. अभी तो यार मैंने बोला ना, इट इज कोटा सैंपलिंग. अब हाउ कोटा सैंपलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले बताया. चलिए थैंक यू. ओके माय डियर, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, वेट, स्क्रीन क्लियर आ रहा है बेटा मुझे? यस, ओके डियर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल रैंडम सैंपलिंग? क्या है सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमैटिक सैंपलिंग? आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल, very simple. Option number 1, simple random sampling is more efficient than systematic sampling. Number B, systematic sampling is more representative than simple random sampling. Option C, simple random sampling involves selecting elements randomly, while systematic sampling every nth element and simple. Yes, to answer this, remember we have to identify the interval first. एंड इंटरवल को स्टडी करने के लिए वी हैव एन इक्वेशन. व्हाट इज दैट? वी हैव एन इक्वेशन I इज इक्वल टू P बाई S, राइट? तो जो इंटरवल निकलेगा तो उसी nth के हिसाब से आपको नेक्स्ट सिलेक्ट करना है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इट इज द K वैल्यू. यस, इट इज द ऑप्शन C. Simple random sampling involves selecting elements randomly, while systematic sampling involves selecting every nth element. This is clear? Yes sir, very much clear. ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपके यूजीसी नेट में पूछे गए, बार बार पूछते हैं, ठीक है? तो फिर बाद में मत कहना सर हमें नहीं आएगा. आपको आएगा इंशाल्लाह, एंड डेफिनेटली आएगा. चलिए बात करते हैं. यस, तीसरा क्वेश्चन. जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में. तो देखो, द एलिमेंट दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन स्ट्रैटिफाइड एंड कोटा सैंपलिंग टेक्निक्स इज. बताइए बेटा, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया आपको. अब ये कौन कहता है होमोजेनिटी? क्या हो गया? Why this confusion my dear?
स्ट्रैटिफाइड में भी हम होमोजेनिटी करते हैं, कोटा में भी होमोजेनिटी करते हैं, मगर डिफरेंशिएट कहां पे करते हैं? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है बेटा, अभी अभी तो पढ़ा ना बेटा। शाइस्ता कहता है डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। अरे भाई, recall my lecture, you have confusion my dear. Yes, of course it is randomness in the drawing units. स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हम रैंडमली ड्रा करते हैं, लेकिन कोटा सैंपलिंग में हम नहीं करते हैं भाई। का हुआ, क्यों गलत करते हो? होमोजेनिटी इज सिमिलैरिटी माय डियर, लेकिन ये बोल रहा है डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करना है। यू गॉट माई पॉइंट? सो इट इज द रैंडमनेस इन द ड्राइंग ऑफ यूनिट्स। डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन ये भी सिमिलैरिटी है, होमोजेनिटी ये भी सिमिलैरिटी है, साइज ऑफ पॉपुलेशन ये भी सिमिलैरिटी है। यस, वी कैन नॉट चूज रैंडमली इन कोटा। यस, अब आपको समझ आ गया। वेरी नाइस ऑफ यू। तो चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, जल्दी बताइए। एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। द टाइप ऑफ सैंपलिंग टू बी यूज्ड वुड बी। यस, अभी तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, ऐसा ही क्वेश्चन और एक आएगा और आई एम वेरी मच श्योर कि वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। हाँ, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इट इज पर्पसिव सैंपलिंग। वेरी नाइस, इट इज पर्पसिव सैंपलिंग। यू आर वेरी राइट। ओके, या श्योर, आप मेरे स्टूडेंट्स हो। I proudly announce that you are my students, and thanks for your cooperation. May Allah bless you, may Allah succeed you. I am very happy for you, my dear. चलिए, अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी आप करो, क्योंकि इट इज वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चन। यस, ये भी आप कर सकते हो। An investigator wants to conduct a study on the politically active student leaders in educational institutions. Which of the following methods of sampling would be most appropriate? So the answer is yes, exactly. It is again, it is purposive sampling. It is purposive sampling, है ना? सिंपल, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं घर से बना के नहीं आया हूं बेटा। ओके, उर्फी जान डी बोल रही है। उर्फी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू उर्फी? सी एग्जैक्टली। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलो बेटा, यस, वन मोर क्वेश्चन। तो ये सोच समझ के करिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए रैंडम सैंपलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस? चारों ऑप्शंस देख लो, चार में से आपको बताना है कि ड्राइंग ए सैंपल के लिए कौन सा सीक्वेंस सही है। पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। मैंने आपको बताया है ना? मैं बता चुका हूं आपको, अच्छे से हमने पढ़ा है। तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। यस, याद करो। एग्जैक्टली, यस, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आ रहे हैं। इरफान, सुरैया, शुगुप्ता, यस, एग्जैक्टली, यस। या तो सबसे पहले
सिंपली याद रखना है, पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है। तो आप देखो, टारगेट पॉपुलेशन, डिसाइड सैंपलिंग साइज, नो। लिस्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन डिसाइड, पहले ही लिस्ट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, उसके बाद आपको सैंपल साइज करना है, उसके बाद यूनिट्स जो टारगेट पॉप, ना 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 नो 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 नो, वेट 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 वेट, इसमें कंफ्यूजन है। लिस्ट द यूनिट्स, सैंपल साइज, डिफाइन द पॉपुलेशन, नो। फिर डिफाइन द पॉपुलेशन एंड अप्लाई रैंडमाइजेशन, ना 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 ना, एग्जैक्टली इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इज इट इज द ए ऑप्शन, इट इज माय डियर ए ऑप्शन। देखो, सी ऑप्शन भी मुझे लगा था, लेकिन यहां पे फिर डिफाइन द पॉपुलेशन एंड अप्लाई रैंडमाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, नो, हाउ कम? इट इज नॉट सी माय डियर रमीज, रमीज सी ना, इट इज नॉट सी। हाउ इट इज सी? देखो, हम सैंपल पे रैंडमाइजेशन करते हैं, नॉट पॉपुलेशन। ये बोल रहा है डिफाइन द पॉपुलेशन, सो सबसे पहले आना चाहिए वी डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, वी डिसाइड सैंपल साइज, लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन एंड ड्राइंग द सैंपल बाय रैंडमाइजेशन। इसमें मुझे list the units of target population, decide sample size, define the population and apply drawing sample by randomization, decide sample size। ए और सी में मुझे गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, बट आई विल सी टू इट, आई विल सी टू इट। यस, मुझे ये इसमें और इसमें थोड़ा बहुत ये एग्जैक्टली ये मैं देख लूंगा बेटा। सी में कंफ्यूजन है सर, इट इज सी, मुझे भी लगता है। हाँ, लिस्ट द यूनिट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, डिसाइड सैंपल साइज, ओके, टारगेट पॉपुलेशन, देन लिस्ट क्या करना है, सैंपल साइज, डिफाइन द पॉपुलेशन एंड अप्लाई रैंडमाइजेशन, लिस्ट ऑल द यूनिट्स ऑफ। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, फिर सैंपल फ्रेम्स बनाते हैं। तो सैंपल फ्रेम हो गए ना, डिसाइड सैंपल साइज ऑफ ऑल, यानी लिस्ट बनाना, उसी सैंपल में से ड्राइंग द सैंपल बाय रैंडमाइजेशन। सो इट नहीं ना, इट इज नॉट सी। आप देखो बेटा, यहां पे डिफाइन द पॉपुलेशन आ रहा है, देन अप्लाई रैंडमाइजेशन। यहां पे सैंपल से आपको रैंडमाइजेशन करने हैं, पूरे पॉपुलेशन से नहीं बेटा। हम पहले पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन लिस्टिंग करते हैं, उसी लिस्टिंग में से फिर हम है ना, लिस्टिंग ऑल द यूनिट सैंपलिंग फ्रेम बनाते हैं, और उसी सैंपल से फिर हम रैंडमाइजेशन में अप्लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज द ए दैट इज राइट। इस पे मैं वो लेक्चर भी आप देख लेना जहां पे मैंने, इट इज ए माय डियर, इट इज ए ऑप्शन दैट इज द राइट। फिर भी आई विल गेट टू इट, सो यू डोंट वेरी, मैं इसको देख लूंगा। चलिए बेटा, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन विल टेंड टू डिक्रीज द सैंपल एरर? इट्स वेरी सिंपल, बताइए बताइए ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस विल टेंड टू डिक्रीज सैंपलिंग एरर? बताइए। Obtaining representative sample, decreasing the sample, homogeneous grouping of individuals, possibility of reduction of the sample. Yes, yes. Okay, शाबाश। Yes. Okay. देखो, again you have a confusion my dear, you have a confusion. Only homogeneous grouping of individual is not homogeneous में आप कम सैंपल भी चूज कर सकते हो। सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस होगा, फिर आपने सैंपल थोड़ा ही लिया,
तो होमोजेनियस से यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा सैंपल हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, what is the criteria of selecting sample? Criteria of selecting sample, it should represent the population. ये बार बार मैंने बोला था. So it is the A option, obtaining the representative sample. Obtaining the representative sample. So it is option A that is true, my dear. I hope beta confusion got cleared, right? Okay? Yes. चलिए, यस, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो बेटा. ओके. A researcher intends to study the adjustment problems of students who are slum dwellers. सोच समझ के इस क्वेश्चन को कर लो बेटा. Who are slum dwellers? याद रखेंगे, स्लम डिवेलर्स जो है ये वो पॉपुलेशन है जो आपको पता नहीं है. When the population is geographically isolated and you cannot list the population in a simpler way, at that time what exactly? Yes, my dear, yes, exactly, it is the cluster sampling that is the right answer. Very nice. तो हम क्योंकि स्लम डिवेलर्स आपको एक ही जगह पे नहीं मिलेंगे, isn't it? तो आपको एक क्लस्टर्स बनाने, एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, तो फिर ऐसा करते करते आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज द क्लस्टर सैंपलिंग दैट इज ट्रू आंसर इन ग्रुप्स. एग्जैक्टली. ओके, शाबाश. इसको खाली आप चूज करो. यहां पे ऑप्शन नहीं है, यहां पे ऑप्शन नहीं है बेटा. बताइए पर्पसिव सैंपलिंग. अब देखो आपको क्या करना है, जो आपको पता होगा. फॉर एग्जाम्पल पर्पसिव सैंपलिंग में मैंने आपको क्या कहा था, इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट. सो पर्पसिव सैंपलिंग का कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से बताओ. ये लिख के रखो. ए को क्या आएगा, बी को क्या आएगा, सी को लिखो. लिखो जल्दी जल्दी लिखो. ए को क्या आएगा, बी को क्या आएगा. पहले डी पे जंप मत करो. ए को क्या आएगा, बी को क्या आएगा, सी को क्या आएगा. आप क्या बी बोल रहे हो. ए का 2 देखो बेटा, ए का 2 आएगा. वेरी नाइस. रिसर्चर रिलाइज ऑन हिज और हर जजमेंट. राइट, सिंपल. मल्टी स्टेज सैंपलिंग में डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड टेकिंग वन और मोर ग्रुप्स एट रैंडम. ग्रुप की बात हो रही है, क्लस्टर. राइट. चलिए, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये वहां पे के बोल रहा है, एन बाय एन, ये तो अभी मैंने दिखाया आपको. स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में होमोजीनियस सब ग्रुप्स रैंडमली सिलेक्ट फाइनल. तो ये तो आ गया इस वाले का ऐसा, है ना. ठीक है. ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, डी 4. एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू आर राइट. शाबाश. C3 D4, C3 D4. yes, so nice. अब कितने हैं यार. चले बेटा, बताइए. द एसेंशियल एलिमेंट दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इज. बताओ, आपको बताना है डिफरेंशिएट. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आप सिमिलैरिटी पे फिर आ जाते हो. ये सिमिलैरिटी नहीं बता रहा है, ये बता रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में. साइज ऑफ द सैंपल, रैंडमनेस, नेचर, रिप्रेजेंटेटिवनेस. बताइए. एग्जैक्टली माय डियर, योर आंसर इज परफेक्ट. इट इज नॉन रैंडमाइजेशन. तो प्रोबेबिलिटी में रैंडमाइजेशन है, नॉन प्रोबेबिलिटी में रैंडमाइजेशन नहीं है. तो इसलिए रैंडमनेस in the selection of units. Very nice, so great. Yes, okay, बहुत बढ़िया. चलिए, ओके. अरे
हाँ, बताओ, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, बताइए। सर साइज भी हो सकता है। वन ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज रैंडमनेस, बिकॉज दूसरा नाम इसको नॉन रैंडमाइजेशन है। हाँ, तो मेथड फ्रॉम फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, देखो कॉन्वेनेंस ये हमने नॉन प्रोबेबिलिटी में पढ़ा, नॉन प्रोबेबिलिटी, सो दिस वन इज प्रोबेबिलिटी, योर आंसर। ठीक है बेटा, ओके, गुड। चलिए, हाँ, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो बेटा। क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल टीचर्स, ये मैंने एग्जाम्पल भी दी थी जब हमने वो पढ़ा था। अ लिस्ट ऑफ टीचर्स सर्विंग इन अ टीचर एजुकेशन institutions of India during 1819 constitute population, target sample and sample। बताओ इसका आंसर। यस, एग्जैक्टली। अगर मैं यहां पे डेट नहीं रखता ना मेरा बच्चा, तब पॉपुलेशन जरूर आता, लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं 18-19 ईयर का, तो इसलिए आंसर इज टारगेट पॉपुलेशन। आप टारगेट कर रहे हो। अगर ये डेट मैंने नहीं लिखा होता ना, मैं लिख लेता लिस्ट ऑफ ऑल टीचर्स सर्विंग इन द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तब डेफिनेटली पॉपुलेशन आता। लेकिन मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इंडिया ड्यूरिंग 18 और 19, तो इस 18 और 19 से ये हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन बन जाता है बेटा। इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड माय डियर, it is a target population because here we target। okay, very nice। तो चलिए नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, अगेन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल है, ये तो आना ही है। कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी है, पर्पस नॉन प्रोबेबिलिटी, इंसिडेंटल तो ये नहीं आएगा। तो इट इज द मल्टीस्टेज सैंपल जो नॉन प्रोबेबिलिटी से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैंपल से बिलोंग करता है। ठीक है, ओके जी, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना, 1 2 3, यस, बताइए, क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स आर मोस्टली रिलेटेड टू ईच अदर, मोस्टली रिलेटेड टू ईच अदर। स्नोबॉल अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटिफाइड कोटा, पर्पसिव एक्सीडेंटल कोटा, डायमेंशनल। बी, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। यस 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 यस, बी इज द स्ट्रेटिफाइड एंड कोटा, स्ट्रेटिफाइड एंड कोटा। कोटा का दूसरा नाम डायमेंशनल है, याद रखेंगे, ये भी आ चुका है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो। चले लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन माय डियर, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following, sorry, which of the sampling technique is the most appropriate to select sample of the teenage abusers? सोच समझ के जवाब दो। टीनएज एब्यूजर्स, एब्यूजर्स, पर्पसिव, स्नोबॉल, थ्योरेटिकल, कॉन्वेनेंस।
कॉन्वेंस। बताओ। टीनेज अब्यूजर्स, यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि रिसर्चर वांट्स टू, आप लोग पर्पजिव दे रहे हो। एब्यूजर 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 वाला बंदा एब्यूजर वाले बंदे को ही जानता होगा, तो वो चेन ऑफ रेफरेंस देगा कि हमारे इलाके में कितने ऐसे बच्चे हैं जो एब्यूज्ड लैंग्वेजेस बदतमीजी करते हैं, तो उनके पास वो चेन होगा तो क्या आएगा बेटा, है ना। तो इट इज द स्नोबॉल सैंपलिंग, दैट इज द ट्रू आंसर। जिस तरह मैंने अभी ड्रग एडिक्शन का बोला, या फॉर एग्जांपल आप ऑटिज्म पढ़ते हो, ऑटिज्म ऑटिज्म में हम क्या करते हैं, माइट बी कि जो पेरेंट्स वो क्लिनिक्स पे होते हैं, एक पेरेंट दूसरे पेरेंट के बच्चे को जानता होगा, तो इसको आपको दूसरे पेरेंट भी जानकारी देगा, वो पेरेंट दूसरे पेरेंट का, हाँ फलानी वाला बंदा उसका बेटा भी ऑटिज्म का शिकार है। जब हम उसके पास जाएंगे वो दे, हाँ मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूं। तो इसी तरह एब्यूजर एब्यूजर वाले टीनेजर को जानता होगा, तो वो एक चेन हमें प्रोवाइड करके देगा। सो दिस इज व्हाट इट इज, चेन रेफरल। सो it is the snowball sampling, that is very right answer. So by this we have, yes, we have completed. How many questions and how was the session? Did you enjoy the session? jaldi se mujhe bata do, so I will take a leave. And thank you my dear for your cooperation. jaldi se bata do, did you really enjoy the session? I need your positive feedback and I need your blessings, and I will be giving you in turn good blessings. It was very nice. Thank you. Amazing. Good. Yes, sir. Thank you. नहीं मैं बेटा मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं सर। क्या आप ऑफलाइन? नो, नॉट ऑफलाइन। इंटरेस्टिंग, नाइस सेशन। थैंक यू मोहम्मद यूसुफ, महिमा, निशा। 14 आउट ऑफ 15। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बेस्ट सेशन आदिल, थैंक यू। थैंक यू जिगर, थैंक यू सो मच। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके okay dear, same to you. Your wishes, I welcome them, I admit. Thank you dear, thank you so much, and Allah Hafiz, Allah Hafiz. And once more, I am very much blessed that I have students like you. I'm proud of you my dear. May Allah bless you and may Allah grant you success and successful life ahead. Amin. Chali, thank you. Inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much.